नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्ड चार्ट एनालिसिस की सीरीज़ में आज जो हम वीडियो लेने वाले हैं वो अंकुर वारिकू का है। तो अंकुर वारिकू का मैंने यहाँ पे काफ़ी एनालिसिस किया और देखा कि कौन सा इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो सही हो सकता है। तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिया दैट इज़ 25 अगस्त 1980 और टाइम मेरा करीब दोपहर के 2 बजे के आसपास का बन रहा था। तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसको चूज़ किया। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे और क्यों मैंने इसी को चूज़ किया ये मैं आपको अपनी एनालिसिस में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये कुछ जो इनके पर्सनालिटी में जो एस्पेक्ट्स थे वो ये कि ही डिड अ मास्टर्स इन एस्ट्रोफिज़िक्स, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। और जब आप इस तरह के फील्ड में जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया या फिर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह के फील्ड में जब आप मास्टर्स करते हो या फिर हायर स्टडीज़ करते हो तो ये इंडिकेट करता है कि टेक्निकली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हो। और उसके लिए राहु का या फिर कोई और ग्रह जो कि अष्टम भाव में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो कि मुझे यहाँ पे वो केस यहाँ पे दिख रहा था। उसके साथ साथ और भी कई सारे एस्पेक्ट्स थे जैसे कि उनके कुछ डिसीजन जो मैंने देखे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा चंचल मन से वो डिसीजंस लेते हैं। तो उनके कुछ वीडियो से, उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट से भी मुझे वो समझ में आया। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि चंद्रमा केतु का जो इनका एसोसिएशन होना चाहिए वो बहुत क्लोज होना चाहिए। चंद्रमा केतु का यहाँ पे योग होना चाहिए। उससे होता क्या है कि यूजुअली ऐसे लोग थोड़े जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़े एंग्शियस भी हो जाते हैं, थोड़ा एक घबराहट जैसा भी रहता है इनके मन में। और अगर ऐसे देखें कि एट द एज ऑफ 42-43 आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए और साथ में जब से इनको शनि की दशा लगी है समवेयर अराउंड 2019, आप एक चीज़ देखो कि दी एजिंग प्रोसेस हैज़ एक्सपेडाइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है यहाँ पे एजिंग प्रोसेस इनका। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि चंद्रमा केतु का जब वो रहता है तो आपके मन में एक डर टाइप का या फिर आप चाहिए कहिए कि थोड़ा एंग्शियस माइंड वो रहता है कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो वो एक एस्पेक्ट है। तो इसलिए भी मुझे लगा कि इसका यहाँ पे क्लोज कंजंक्शन होना चाहिए। बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा कि कैसे मैं इस टाइमलाइन पे आया। एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनका जो टाइम ऑफ बर्थ था वो तो अवेलेबल नहीं था, तो ये प्योरली मेरा रिसर्च था जिसके बेसिस पे मैं यहाँ इनका टाइम ऑफ बर्थ क्लोजली मैं लगा पाया कि हाँ ये इसके आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके कुछ लाइव इवेंट्स हैं जैसे कि आप देखो कि 2002 से लेकर के 4 तक जो मास्टर्स इन एस्ट्रोफिज़िक्स था वो इनका चल रहा था। वो उसके बाद फिर आईएसबी से इन्होंने एमबीए किया, वो एक पार्ट था। और यहाँ पे ये जो आईएसबी वाला पार्ट है मुझे क्यों लगता है कि ये सैटर्न वाला फेज़ होना चाहिए, क्योंकि आईएसबी का जो ये 1 साल का कोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। काफ़ी यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और वो यूजुअली मैंने देखा कि लोग सैटर्न वाले फेज़ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे लगा। उसके बाद करियर में कोई मेजर एक्टिविटी या फिर कहिए कि मेजर ग्रोथ वहाँ पे कुछ था नहीं। सो ही वाज डूइंग सम जॉब, लेकिन कोई मेजर अचीवमेंट एज सच वहाँ पे नहीं था। ग्रुप ऑन से आप देखोगे तो इनका जो ग्रोथ था वो काफ़ी हद तक शुरू हुआ। ग्रुप ऑन वाज अ वेरी गुड फेज़ फॉर हिम। 2011 से लेकर के 2015 तक का फेज़ दैट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर हिम। और कहाँ इस पॉइंट पे जाकर के इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, इनको मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए, फाइनेंशियली ही वाज डूइंग वेरी गुड। और उसके बाद फिर जैसे ये 2015 से 19 वाला फेज़ शुरू होता है जहाँ पे जुपिटर टू राहु वाला फेज़ इनका आता है, वहाँ पे जा कर के फिर यहाँ पे कुछ मॉनेटरी लॉस यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ चीज़ें इनके लिए वर्कआउट नहीं करती है। और यहाँ पे यूजुअली आपको दिखता है कि कुछ एक इशू तो है लाइफ में, जो कि इन्होंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है। उसके बाद एक मेजर फेज़ शुरू होता है शनि वाला फेज़। और शनि जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है इफ़ यू आर पुटिंग योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन। तो सैटर्न वाला ये फेज़ था जहाँ पे फिर इन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद फिर कोर्सेज बनाने लगे। और इसके बाद जो एक मेजर इनका जो एक मैसिव ग्रोथ फेज़ था या फिर सबसे अच्छा जो फेज़ इनका रहा, दैट हैपेंड इन 2022 जहाँ पे इनकम इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो ये यूजुअली मैंने देखा कि सैटर्न जो फेज़ होता है वो काफ़ी दिक्कत वाला होता है और सैटर्न मरकरी के बाद से आप ग्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हो, विच इज़ वेरी गुड।
तो ये यूजुअली मेरा एक एनालिसिस रहा, और इनके जो सारे लाइफ इवेंट्स को मैंने जब ट्रैक करके देखा और उसको दशा के साथ मैच करके देखा, तो सारा सब कुछ मैच हो रहा था। सो विच मेड मी अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि मेरा जो एनालिसिस है वो सही है। अब यहाँ पे मैं कुछ जो प्रोबेबल चार्ट्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वो सारे चार्ट्स क्यों सही नहीं बैठे। तो यहाँ पे जब मैंने शुरू किया था, तो शुरू करते टाइम मैंने कुछ और टाइमलाइंस देखा कि कहाँ पे सही बैठ सकता है सारा सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये मैंने कुंभ लगन से देखा, तो यहाँ पे दिख रहा था कि ही वुड हैव बीन वेरी एग्रेसिव पर्सन, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और यहाँ पे ये भी दिख रहा था कि टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पाप का त्रियोग बन रहा है, तो किसी भी हाल पे इनका जो लाइफ है अच्छा नहीं होना चाहिए था, और ही वुड हैव बीन वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो ये लगा। इसके बाद ये वाला जब आप कुंडली देखते तो यहाँ पे भी लग्न में केतु, सप्तम में राहु, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करना, बोलना कि तुम ऐसे करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो एक एस्पेक्ट आ रहा था। हालांकि यहाँ पे जो आपका 8th हाउस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम ये कर सकते हैं, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट ये भी मुझे उतना सही लगा नहीं। और जैसा कि मैंने बोला कि मून और केतु का एसोसिएशन होना चाहिए, यहाँ पे मून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बृहस्पति के साथ दृष्टि में है, तो यहाँ पे ये मुझे फिर उतना सही नहीं बैठा। अब इसके बाद यहाँ आते हैं ये वाली कुंडली में। तो ये वाली जो कुंडली जब मैंने देखी, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सेंस बना रहा था। उसका कारण ये है कि एक तो ये मैंने बोला कि चंद्रमा केतु का यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है, तो ये काफ़ी हद तक आपको थोड़ा मन आपका चंचल कर देता है। और ये जो चंद्रमा की जो डिग्रीज है दैट इज़ अराउंड 28 डिग्रीज, विच मीन्स दैट कि ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पे चले जाएगा। और इस केस में होता क्या है कि चंद्रमा दो आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स देता है, एक ये कि आपके सेकंड हाउस का, और एक होता है आपके थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस इज़ मोर अबाउट गेटिंग योर वर्क डन, और मतलब आप किस तरह से अपने चीज़ों को मैनेज करते हो, सो दैट इज़ अबाउट द थर्ड हाउस। और इस हिसाब से ये जो कुंडली है ये मुझे लग रहा था कि हाँ काफ़ी अप्रोप्रिएट है। दूसरा ये कि जब आप इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो इन अ ईयर, आप 27 करोड़ कमा लेते हो थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो धनयोग बन रहा है दैट वुड हैव इंडिकेटेड आई वुड से अ डुअल हाउस, डुअल साइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि तो एकादश का जो स्वामी है वो यहाँ पे जेमिनी में बैठा है, विच इज़ अ डुअल साइन। जो आपके सेकंड हाउस का स्वामी है विच इज़ प्लेस्ड इन दी 10th हाउस, विच इज़ ऑल्सो अ डुअल साइन। और शनि यहाँ पे शुक्र को एस्पेक्ट कर रहा है, विच सजेस्ट कि यहाँ पे इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही हो गई। राहु इन दी 8th हाउस रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद ये कि ये एक ट्रेट जो मैंने इनके पर्सनालिटी में देखा कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते उल्टी सीधी बातें करने का, या फिर अपने क्रिटिक्स को रिस्पॉन्स देने का, या फिर किसी को शांत करने का, तो वो आप नहीं करते। आप अपने हिसाब से काम करते हो, और ज़्यादा आप उल्टी पुल्टी चीज़ों को नहीं देखते। तो ये पर्सनालिटी वहाँ से मैच कर रही थी। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा केतु है, तो आपके जो डिसीजनिंग होंगे वो थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट भी है। बट एट द सेम टाइम जो सारे मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताए, तो वो सारे यहाँ पे मैच हो रहे थे, तो विच गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, और थिंग्स वुड हैव वर्कड आउट फॉर हिम। तो ये मुझे फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सही लगा। और जैसा कि मैंने टाइमलाइन में भी आपको बताया, तो लाइफ इवेंट्स और जो सारे टाइमलाइंस थे वो भी यहाँ पे मैच हो रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी हद तक लगा कि यही आप इनका सही टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए, या क्लोज टू दिस, समवेयर क्लोज टू दिस, समवेयर क्लोज टू 2:30 to 3 PM। तो अब आते हैं इनके चार्ट एनालिसिस पे। चार्ट एनालिसिस का अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब ये देखते हैं कि इनके लाइफ में वो सारे इवेंट्स क्यों हुए। एक तो ये कि पैसा का लॉस इनका काफ़ी ज़्यादा हुआ था एक टाइम पे। तो देखिए, जब भी जहाँ पे केंद्रम दोष बनता है और चंद्रमा केतु साथ में होता है, तो ये केंद्रम दोष क्या करता है ना कि उस घर को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, विच मीन्स दैट यू टेंड टू बिकम वेरी इम्पल्सिव विथ योर मनी। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपके मनी का होता है, और यहाँ पे अगर केंद्रम दोष बन गया और
चंद्रमा केतु साथ में है, तो एक तो ये कि मॉनेटरी लॉस भी आपको देता है, दूसरा ये कि आपको पैसे किस तरह से मैनेज करना है वो समझदारी काफ़ी टाइम बाद आपको आती है। तो वो कुछ एस्पेक्ट्स है जो यहाँ पे दिख रहा था चार्ट में। उसके बाद फिर अगर आप दूसरे कुछ और एस्पेक्ट्स अगर देखोगे, तो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सैटर्न अगर आपके 10th हाउस में होता है तो ये यूजुअली दिखाता है कि आप स्टार्टअप जैसे इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आपका जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हो। यूजुअली ऐसा होता है कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे 100 लोग 150 लोग उतना ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो एक यहाँ पे इंडिकेशन दिख जाता है। उसके साथ साथ ये है कि राहु इन द 8th हाउस तो रिसर्च और स्टार्टअप और या फिर आइडियाज़ ओरिएंटेड होता है, जहाँ पे आप कुछ इनोवेटिव ट्राई करके कुछ नया अचीव करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके साथ साथ ये है कि मार्स इन द 11th हाउस विच मेक्स यू पर्सन वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पे इंसान गुस्सा बेकार जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता, बेकार जगह पे नहीं लगाता है। उसको पता है कि अपना जो एनर्जी है वो कहाँ पे डायरेक्ट करना है, और इसलिए ये लोग अपना जो एनर्जी है काफ़ी अच्छी जगह पे चैनलाइज कर लेते हैं। ऑल्सो एज ए मेंशन कि यहाँ पे दूसरा और एकादश का जो यहाँ पे योग बन रहा है अलॉन्ग इन दी 7th हाउस एज वेल, कि 7th हाउस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि हिज स्पाउस वुड हैव बीन लकी फॉर हिम। कि किसी आपका होता है कि शादी करने के बाद आपके बहुत सारे अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, तो ये भी यहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाता है, क्योंकि ये धन योग का जो ट्रिगर हो रहा है ये 7th हाउस में हो रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ साथ मैंने जैसे ओवरऑल बताया कि ये चार्ट ऐसे आपको दिखा रहा है कि इंसान एक तो ये कि यहाँ पे मेंटली थोड़ा इश्यूज़ में भी है, लेकिन उसके साथ ये भी है क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ ख़राब होता है तभी आपको वो मौका मिलता है कि कैसे उसको सुधारा जाए, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए, और मैं इससे अच्छे डिसीजंस कैसे ले पाऊँ। तो वो एक चीज़ होता है कि जब तक आपकी लाइफ में कुछ ख़राब नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा करोगे नहीं, तो वो एस्पेक्ट भी है। और इसका जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या दिखा रहा है, तो कोऑर्डिनेट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत जगह पे 5-8-12 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5-8-12 से होता क्या है कि ये रिसर्च के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, साथ में अगर आपको स्टार्टअप चलाना है, कुछ इनोवेटिव ट्राई करनी है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वेरी गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इसके साथ ये भी होता है ना कि आप इम्पल्सिवली कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हो जिसके कारण आपका पैसा भी आप गवा देते हो, तो वो भी एक यहाँ पे एक ख़राब एस्पेक्ट है। तो अब ये क्या है कि ये केंद्रम दोष पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ। अब होता क्या है कि केंद्रम दोष जब भी होता है तो आपके इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और केंद्रम दोष वालों को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ठोकर खाने के बाद फिर वो संभलते हैं, वो फिर चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद एक अच्छे मेंटर बन जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि फिर आपको लाइफ में क्या नहीं करना है, विच एग्जैक्टली हैपेंड विथ अंकुर वारिकू। तो यहाँ पे ये ट्रेड सब मैच कर रहा था, और इसलिए यहाँ पे ये है कि पिछला इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस इस कारण से हुआ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि 2025 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शनि में केतु है, और केतु के अगर कोऑर्डिनेट्स देखो तो यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पे 5, 10, 12, 5, 8, 12 यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इंडिकेशन ये है कि कुछ फिर एक नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 या स्टार्ट ऑफ 25। यहाँ पे ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी हद तक इनका पैसा लॉस करेगा। तो ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है फॉर अंकुर वारिकू कि 2025 इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट ईयर। वहाँ पे थोड़ा 25 इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। और उसके बाद जैसे 26 आता है तो वहाँ से इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, इन अ वे कि अगर ये 1x पे है तो 2025 to 27 ये जो 3 साल होगा, शायद वहाँ से फिर ये 5x या 7x भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक अच्छा ग्रोथ वाला फेज़ इनका दिखाई दे रहा है। सो फेजेस चलो ठीक है, आते रहते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी में ये है कि अगर आपके साथ कुछ ख़राब होता है सो इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसके साथ आप कैसे उसको सुधारते हो और कैसे उस लर्निंग को यूज़ करके आगे आप अच्छा करते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का। होप यू लाइक द वीडियो,
और अगर आप कोई एनालिसिस देखना चाहते हो तो और आपके पास बर्ड डिटेल्स अवेलेबल है, देन डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको रिव्यू करूँगा और देखूँगा व्हाट बेस्ट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. कीप वॉचिंग. बाय.